हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड बीकॉम के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स का लॉ एंड डेवलपमेंट की बुक है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंट होने वाले हैं। सो यूनिट 1 की जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। सो यूनिट 2 के क्वेश्चन वगैरह इसमें अपलोड किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीआर एंड देयर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीआर होता क्या है। सो आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मीन्स के बौद्धिक संपदा अधिकार। अब बौद्धिक संपदा अधिकार वो होते हैं जो कि किसी रचनाकार मीन्स किसी क्रिएटर द्वारा कुछ मतलब इनोवेट किया जाता है, इनोवेशन करता है ना वो, तो उसके वो राइट्स ले लेता है ताकि कोई और जो है उस पर अपना क्लेम ना लगा सके कि ये मैंने बनाया है या फिर ये मेरा इनोवेशन है। तो एक राइट मिल जाता है कि हमने जो भी मतलब इनोवेशन किया है वो सिर्फ हमारा है। इसकी एक सिंपल सी जो है एक डेफिनेशन दी गई है इसके अंदर। आईपीआर मीन्स के बौद्धिक संपदा अधिकार, रचनाकारों मेकर्स, यानी कि रचनाकार जो होंगे मेकर्स होंगे, तो उनकी बौद्धिक रचना मीन्स की इनोवेशन जैसे कि आविष्कार, साहित्यिक कार्य और औद्योगिक डिज़ाइन पर कानूनी अधिकार प्रदान करता है। मीन्स का एक लॉ उन्हें जो है प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो भी उनका इनोवेशन है वो सिर्फ उन्हीं का रहेगा और उसके जो राइट्स होंगे वो उन्हीं के पास रहेंगे, मीन्स के जो रचनाकार है उसके पास रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि वाई आईपीआर, मीन्स कि हमें आईपीआर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये जो है आईपीआर जो है मतलब कि सपोर्ट करता है जो रचनाकार होता है ना उसको, ताकि वो नए नए इनोवेशन कर सके। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं, कोई मेडिसिन कंपनी है, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिख रखा है इसके अंदर। अब वो कोई ऐसी मतलब कि जेनेरिक मेडिसिन बना रही है जिसके कि वो मतलब कि प्रॉपर्टी राइट मतलब कि इसके वो आईपीआर ले लेती है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो उसके आईपीआर मिल जाएंगे ना उसे, तो उसे मिलने के बाद में जो भी जितना भी मतलब कि इकोनॉमिकल वो उसे फ़ायदा होने वाला है वो सिर्फ उसी के पास आएगा और किसी के पास मतलब नहीं जाएगा। तो उससे जो है कंपनी को और फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिलने के बाद में कंपनी जो है इनोवेशन के लिए और ज़्यादा मतलब कि मेहनत करेगी और मेहनत करने के बाद में जो है और मतलब कि बेहतर जेनेरिक मेडिसिन वगैरह जो है मार्केट में सप्लाई हो पाएंगी। तो जो है ना ये एक इकोनॉमिकल प्रॉफिट के लिए भी किया जाता है आईपीआर जो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आईपीआर के मतलब कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो। सो आईपीआर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले बात करते हैं विपो। विपो जो है मतलब कि एक संस्था का नाम है जिसके द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जो है, इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके अंदर 193 सदस्य हैं जिसमें कि भारत भी एक सदस्य है। 1975 के अंदर जो है इंडिया इसमें मतलब कि ऐड ऑन हुआ था। ये जो है विपो मीन्स के जो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है, जो टिप समझौते का मतलब कि प्रबंधन करता है, मीन्स एक तरह से उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो है आईपीआर कितना इंपॉर्टेंट है। भारत में आईपीआर नीति को बढ़ावा देने के लिए ना राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार 2000 नीति अपनाई गई थी, 2016 के अंदर अपनाई गई थी। ठीक है, जिससे कि जो है इंडिया के अंदर कोई इनोवेशन होगा या फिर कोई मतलब कि एक साहित्यकार या फिर कोई विशेष आदमी जो है किसी भी टाइप का मतलब इनोवेशन करता है, अगर रचना करता है, तो उसके आईपीआर को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने जो है नीति बनाई गई थी इसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। अब बात करते हैं आईपीआर के प्रकार, मतलब कि इसके टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होता है इसका पेटेंट राइट। पेटेंट मीन्स के जो हम पेटेंट लेते हैं, जैसे कि हमने कोई भी उत्पाद बनाया है या फिर कोई मतलब कि नवीन इनोवेशन किया है, तो उसका जो पेटेंट होगा सिर्फ हमारे पास रहेगा। ठीक है, जैसे कोई नया उत्पाद या प्रक्रिया लेने के लिए हमें शर्तें, नवीनता वगैरह वो हमारे पास रहेंगी। और ना इसके लिए एक मतलब कि लॉ भी बनाया गया है, इसे कहते हैं पेटेंट अधिनियम 1970। 2005 में जो है इसमें मतलब बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन होने के बाद में जो इनोवेटर है ना, मतलब कि जो इनोवेशन है वो क्रिएटर का अधिकार प्रदान करता है। मीन्स कि जो भी इनोवेशन किसी बंदे ने किसी मतलब किसी पर्सन ने किया है, जो उसके राइट्स होंगे वो उसी पर्सन के पास रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने कोई मतलब कि मशीन वगैरह बनाई है, अब जो है वो उस पर पेटेंट ले सकता है कि हाँ ये मशीन जो है मैंने बनाई है, और कोई अगर इसको मतलब कि अगर इसको बना के यूज़ करेगा या मार्केट में बेचेगा वगैरह, तो मुझे उसके जो है एक तरह से थोड़ा पैसा मिलना चाहिए उसकी तरफ से। मीन्स के जो उसकी रॉयल्टी है वो मेरे पास भी आनी चाहिए, क्योंकि वो पेटेंट जो है उस आदमी के पास है, इनोवेशन उसने किया है, पर कोई और बंदा उसका यूज़ कर रहा है, तो जो इसकी रॉयल्टी वगैरह होगी वो उस बंदे के पास में पहुंच जाएगी, मतलब उसको देनी पड़ेगी कानूनी तौर पर। फिर बात करते हैं कॉपीराइट की।
ठीक है। कॉपीराइट मतलब किसी चीज़ को लेकर कॉपीराइट ले लेना। फॉर एग्जांपल साहित्यिक, लिटरेचर, कलात्मक जैसे किताबें, संगीत, फिल्में, इन सब को कोई मतलब कि लिखता है या कोई बनाता है, जैसे कोई सिंगर है, कोई मतलब सॉन्ग लिखता है या कोई लिटरेचर लिखता है, मतलब किताब लिखता है, तो जो उसकी रचना होगी ना उस पर अधिकार उस रचनाकार का होगा, मीन्स कि साहित्यकार का जो अधिकार होगा। तो इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया था जिसे कहते हैं कॉपीराइट एक्ट 1957, ठीक है। ये इसका सेकंड टाइप है पेटेंट का। फिर हम बात करते हैं थर्ड आईपीआर क्या होता है। थर्ड आईपीआर है अपना ट्रेडमार्क मीन्स कि हम जैसे कोई इनोवेशन करते हैं उस पर अपना ट्रेडमार्क लगा देते हैं कि ये हमारा ट्रेडमार्क है। जैसे कोको कोला है, उसके ऊपर कोको कोला का ट्रेडमार्क लगा होता है ना बॉटल के कैप के ऊपर, तो वो ट्रेडमार्क जो है कंपनी का उसी के पास रहेगा, कोई और उस ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई कंपनी उसको यूज़ करेगी तो उसके लिए उसको रॉयल्टी जो है कंपनी को देनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख रखी है इसके अंदर, जैसे कि वस्तुओं सेवाओं को अन्य से अलग करने का चिन्ह होता है, मीन्स कि वो जो वस्तु जो मतलब विभिन्न वस्तुएं हैं उनको अलग करती है। फॉर एग्जांपल बेवरेज कंपनीज जितनी भी हैं, मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती हैं, हर किसी का एक अलग अपना कॉपी मतलब कि ट्रेडमार्क है। किसी का गोल शेप में है, किसी का स्क्वायर शेप में है, किसी का हॉरिजॉन्टल है, किसी का वर्टिकल है, तो सबको डिफरेंट करता है वो, ठीक है। इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया था, ट्रेडमार्क एक्ट 9119, जिसे कि 2010 में अमेंडमेंट किया गया था इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं इसके फोर्थ मतलब कि आईपीआर की, जो कि है अपना इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, मीन्स कि औद्योगिक डिज़ाइन जिसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वस्तु के सजावटी सौंदर्य वस्तु मतलब सौंदर्य पहलू डिज़ाइन को रचनात्मक पर अधिकार देना। कोई कंपनी है, उसने कोई डिज़ाइन बनाया है, तो उस पर जो डिज़ाइन का राइट होगा ना वो उसी कंपनी का रहेगा। इसमें सिंपल इतना बताया गया है, ठीक है। जैसे कि एप्पल कंपनी है, अब उन्होंने आई मैक बनाया, तो जो लैपटॉप वगैरह कंपनी जितनी भी कंपनी अदर कंपनीज है वो आई मैक का डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने इसका जो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ले रखा है। इसके लिए भी एक एक्ट है डिज़ाइनर अधिनियम 2000, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ अपने आईपीआर की, जिसका मतलब है भौगोलिक सांकेतिक टैग, मीन्स के जीआई टैग बोलते हैं इसको। सबसे पहले निश्चित मतलब कि कोई एक स्पेशल क्षेत्र है या फिर कोई मतलब विशेष जगह है जहाँ पे किसी चीज़ का उत्पादन होता है या गुणवत्ता होती है, उसका आश्वासन देने के लिए ना उसकी पहचान बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे गोवा के अंदर काजू बहुत प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। असम में चाय प्रोड्यूस होती है, ऐसे जैसे कि विभिन्न हमारे मतलब कि भारत के राष्ट्र वो जितने भी राज्य वगैरह हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट है जो कि उनको अलग किसी राज्य से अलग बनाता है, तो उन्हें जीआई टैग प्रदान करती है मतलब कि भारत सरकार जो है। भारत सरकार और जितने भी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय वो हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी उन्हें जीआई टैग प्रदान करती हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है। अब इसके लिए भी एक मतलब कि लॉ है, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल ये है गोवा के काजू। फिर हम बात करते हैं ट्रेड सीक्रेट की, मीन्स के किसी कोई कंपनी है उसका कोई मतलब कि व्यापार का कोई रहस्य होगा ना, उसको भी मतलब एक तरह से प्रिजर्व करने के लिए कंपनी जो है ट्रेड रिजर्व लेती है, ट्रेड सीक्रेट बनाती हैं, जिसे गोपनीय व्यवसाय से जानकारी होती है प्रतिस्पर्धा में लाभ बनाए रखने के लिए। आपने देखा हो कोको कोला और पेप्सी जो है इन दोनों के बीच में जो है क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वॉर चलता रहता है कि किसकी जो मतलब वो ड्रिंक है वो बेस्ट है। तो कोको कोला का जो अपना फार्मूला वगैरह है उन्होंने अपना एक सीक्रेट लॉकर के अंदर रखा है, जैसा कि किसी और को पता ना चले कि वो कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, तो वो उनका एक ट्रेड सीक्रेट है, ठीक है। या फिर एक सीक्रेट मसाला भी हो सकता है, कोई कंपनी अगर मसाले बना रही है तो उसमें क्या क्या मसाले डाल रही है, दालचीनी वगैरह, दालचीनी, सेलम की हल्दी, काली मिर्च, लौंग, ये सब इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पौध विविधता संरक्षण, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन। ये अपना सेवन्थ आईपीआर है, मीन्स के पौधों की जो नई किस्में होती हैं ना, जैसे कोई नई किस्म का पौधा है उसको विकास के लिए प्रोत्साहन करना होता है। जैसे किसान जो है वैज्ञानिकों को अधिकार देता है, किसानों को जो वैज्ञानिक अधिकार मिलते हैं इससे, ताकि जो किसान है वो नए प्रकार के पौधे उगा सकें और उन्हें मतलब ये प्रोत्साहन मिलता रहे। पौधों के किस्मों और किसानों के अधिकार के लिए ना एक अधिनियम भी बनाया गया जिसे 2001 में मतलब एक तरह से वो किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ ये रहा अपना क्वेश्चन, ये अपना ख़त्म, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो मतलब कि इम्पोर्टेंट था, वो अकॉर्डिंग ख़त्म हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, जो कि सेकंड क्वेश्चन अपना ये है डिफरेंस मतलब कि डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट मैकेनिज़्म ऑफ लैंड ट्रांसफ़र। अब बात करते हैं कि मार्केट मैकेनिज़्म और नॉन मार्केट मैकेनिज़्म क्या होता है।
तो सबसे पहले मतलब कि मार्केट मैकेनिज़्म की बात करते हैं, जो कि प्राइवेट क्षेत्र होता है, मतलब कि निजी जो होता है ना मार्केट मैकेनिज़्म, उसे बोलते हैं बाजार तंत्र। फिर होता है नॉन मार्केट मैकेनिज़्म, ये होता है अपना सरकारी, मीन्स के सरकारी तंत्र होता है, इसे कहते हैं नॉन मार्केट मैकेनिज़्म। और जो अपना मार्केट मैकेनिज़्म होता है ये होता है प्राइवेट है, मतलब कि प्राइवेट तंत्र होता है, इसे कहते हैं बाजार तंत्र। ओके, ये अपना वो है गैर बाजार तंत्र, जिसे कहते हैं नॉन मार्केट मैकेनिज़्म। इसका एक इंट्रो देखते थे सबसे पहले। जो लैंड ट्रांसफ़र है मीन्स के भूमि का हस्तांतरण है, इसका अर्थ होता है भूमि के मालिकाना हक या उपयोग के अधिकार को एक व्यक्ति से दूसरे संस्था को किसी मतलब की स्थानांतरित करना, मीन्स के उन्हें सौंप देना, जो उसके राइट्स हैं प्रॉपर्टी के वो दूसरे आदमी को दूसरी संस्था को दे देना। अब ये दो माध्यम से हो सकता है, एक है अपना बाजार तंत्र मीन्स के मार्केट मैकेनिज़्म, और एक जिसके अंदर मतलब खरीद फरोख्त होती है, और एक अपना है गैर बाजार तंत्र मीन्स के सरकारी अधिग्रहण मीन्स के नॉन मार्केट मैकेनिज़्म। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो मतलब कि हम लैंड ट्रांसफ़र करते हैं उसके अंदर मार्केट मैकेनिज़्म और नॉन मार्केट मैकेनिज़्म क्या कैसे मतलब कि रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले जो है इन दोनों को मतलब कि इन दोनों के वो कर लेते हैं एक तरह से अलग अलग कर लेते हैं इन दोनों की, मार्केट मैकेनिज़्म क्या होता है और नॉन मार्केट मैकेनिज़्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मार्केट मैकेनिज़्म की। इसकी विशेषता देख लेते हैं, क्योंकि इसकी हमने वो देख लिया कि इंट्रो क्या होता है, विशेषता पता कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि ये स्वैच्छिकता होता है, मीन्स के जो भूमि का मालिकाना हक होता है ना वो निजी क्षेत्र के पास होता है, कि वह चाहे उसे किराए पर दे या उसका मतलब कि उसे बेच दे। ठीक है, फिर बात करते हैं मूल्य निर्धारण की, मीन्स के जितने भी मतलब उस ज़मीन की कीमत होगी या फिर उसके जितने भी मतलब एक तरह से किराया होगा, वो जो है मार्केट ही डिसाइड करती है कि मतलब क्या होने वाली है, वो कोई और मतलब डिसाइड नहीं करती संस्था वगैरह। वो मतलब कि एक तरह से भूमि की जो मतलब कि डिमांड, लैंड की डिमांड है, जैसे कि कितने सीआर में जाने वाली है, कितने लाइक्स में जाने वाली है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है। उसके बाद करते हैं निजी स्वामित्व, मीन्स के जो उस पर राइट्स वगैरह होते हैं ना वो स्वामिपतियों के पास होते हैं, मतलब निजी संस्था के पास होते हैं, किसी सरकारी संस्था के पास नहीं होते हैं। कोई मतलब कि बड़ा रियल इस्टेट एजेंट है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर है या फिर डीलर है, उसके पास में इसके राइट्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसके बात करते हैं आर्थिक लाभ की। जो इसका आर्थिक लाभ है, जैसे कि दिल्ली मुंबई के अंदर जो है ना मतलब कि भूमि जो होती है लैंड, उसके रेट ना काफ़ी हाई होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि जो है लैंड की डिमांड बढ़ती जा रही है। दिल्ली की पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसी वजह से जो ये महानगर है, दिल्ली भी, मुंबई भी, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब महानगर हैं। अब इन सब के अंदर क्या हो रहा है, प्रवासन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, भूमि खरीद रहे हैं, तो इस तरह से जो है इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें चुनौतियाँ क्या क्या आ सकती हैं। चुनौतियाँ ये है इसके अंदर की जो भूमि की एकाग्रता है ना, मतलब कि ओनरशिप है, वो बड़े बड़े लोगों के पास होती है, जैसे कि छोटे लोग होते हैं ना उनके पास नहीं होती। कोई बड़ा डीलर है या बड़ा मतलब कि रियल एस्टेट एजेंट वगैरह है ना, उनके पास जो है इसके राइट्स होते हैं, जिससे कि ना असमानता को बढ़ावा मिलता है। मीन्स के एक बड़ा डीलर है, अब उसके पास में ज़्यादातर प्रॉपर्टी वगैरह है, अब एक छोटा आदमी है उसके पास में मतलब कि मुश्किल से उसका एक घर है सिर्फ, तो इससे ना असमानता की खाई बनती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, उसके पास मतलब काफ़ी पैसा है, काफ़ी बंगले वगैरह हैं, मतलब एक तरह से संपत्ति का स्वामीपति बन चुका है उस टाइम पे वो। बट इससे ना असमानता आती है समाज के अंदर। और इसका एक महत्व ये भी है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी प्रोत्साहन करता है, मीन्स के निवेश प्रोत्साहन करता है, और ना एक प्रतिस्पर्धा बनाता है समाज के अंदर, जिससे कि ना लोग होड़ में रहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी खरीदें, हम भी निवेश करें, और हम भी एक तरह से जो हमारी देश की आर्थिक विकास है उसमें प्रोत्साहन करें। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी नॉन मार्केट मैकेनिज़्म की, मीन्स की जो भूमि का हस्तांतरण है, जो हम उसको लैंड ट्रांसफ़र बोलते हैं, वो सरकारी नियंत्रण द्वारा किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। सबसे पहले इसकी विशेषता की देखते हैं, जो इसके मतलब कि ये जो नॉन मार्केट मैकेनिज़्म है ना, ये वर्क करता है अपने सार्वजनिक हित के लिए, मीन्स का इसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता, ये समाज कल्याण के लिए वर्क करता है। इसके अंदर कानूनी प्रावधान होते हैं, मीन्स के लॉ को देखते हुए ये जो है लैंड ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया था, जिसे कहते हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, जिसकी अनिवार्यता है सार्वजनिक हित के लिए अधिग्रहण करना मतलब कि भूमि को। फिर बात करते हैं इसके महत्व की। इसका महत्व ये है जो सामाजिक न्याय है, समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब इससे कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि अपने मार्केट मैकेनिज्म में चुनौतियाँ थी, वैसे ही इसके अंदर कुछ चुनौतियाँ वगैरह दिखा रखी हैं आपको, तो उनको देख लेते हैं सबसे पहले हम। ये रही चुनौतियाँ, जैसे कि मुआवजे में देरी, और अपना ट्रांसपेरेंसी जो है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इसके अंदर में, और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे कि किसी सरकारी तंत्र के अंदर जाते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी काम वगैरह के लिए,
तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती, मतलब जवाबदेह कोई होता नहीं, अकाउंटेबल कोई होता नहीं किसी चीज़ के लिए। हमने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, अब वो कब सॉल्व होंगे, कब नहीं, कब हमारा काम होगा, कब नहीं। तो एक सरकारी तंत्र है ना, इसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो ये चुनौती काफ़ी जो है एक तरह से हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको स्लो करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। सबसे पहले एग्जांपल जो है अपना लेते हैं मार्केट मैकेनिज्म का, जैसे कि रियल एस्टेट एजेंट हैं, वाणिज्यिक कंपनियां हैं, निजी संपत्ति हैं, ये सब इसके काफ़ी अच्छे एग्जांपल है मार्केट मैकेनिज्म के। और नॉन मार्केट मैकेनिज्म के एग्जांपल जो है वो बन सकते हैं वेस्ट बंगाल का ऑपरेशन बर्गा, मीन्स के जो वहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसे ऑपरेशन बर्गा कहा गया था। बाकी केरला के अंदर भी एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसे कहते हैं भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रम, जिसके द्वारा नॉन मार्केट मैकेनिज्म को, नॉन मार्केट जो मैकेनिज्म है उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला था इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड की, जो कि बात करता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड कॉमन गुड्स। सो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा मतलब कि व्यक्तिगत अधिकार है और जो हमारे सामान्य हित हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो व्यक्तिगत अधिकार है और सामान्य हित है, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन में दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। व्यक्तिगत अधिकार जो है किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता, सुरक्षा पर केंद्रित होते हैं, जबकि सामान्य हित सामाजिक समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं। अब समझते हैं इसे। जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं ना, मतलब कि जो हमारे इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, वो हमारे मतलब कि एक तरह से सामाजिक स्वतंत्रता और हमारी सुरक्षा पर केंद्रित होते हैं, और जो सामान्य हित होता है वो संपूर्ण समाज कल्याण की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या हो सकता है सबसे पहले इसमें। सो ये है हमारे इंडिविजुअल राइट्स, वह अधिकार जो किसी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान के ना भाग 3 के अंदर वर्णित है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इसे फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। सबसे पहले जो राइट है हमारा वो है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। अब ये जो आर्टिकल्स वगैरह हैं ये आप लोग वैसे ही पढ़ चुके होंगे अपने, मतलब किसी आपने वेरियस उसमें पढ़े होंगे, मतलब कि जो अपने बैक सेमेस्टर रहे हैं उसके अंदर पढ़ चुके होंगे। तो इसको डिफ़ाइन करके अगर आप लिखोगे तो थोड़ा और बेस्ट रहेगा। बाकी इसमें डिफ़ाइन करने ऐसा कुछ है नहीं, ये पढ़ने से समझ में नहीं है कि समानता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। ठीक है, ये 19 से लेकर 22 के बीच में है। शोषण के अधिकार जो है आर्टिकल जो है 23 से 24 के बीच में है। बाकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25-28 के बीच में है। जो अपना सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है ये आर्टिकल 29-30 के बीच में है। ठीक है, जो कि अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे कि मीन्स के हम हमारे BR अम्बेडकर साहब उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा था, वो आर्टिकल 32 के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जो है नॉन मार्केट मैकेनिज्म की। ठीक है, नहीं सॉरी, उसकी सामान्य हित की, कॉमन गुड्स की। जो सामान्य हित होते हैं समाज में समग्र कल्याण को संदर्भित करते हैं। मीन्स के जो सामान्य हित होंगे ना वो समाज के सभी वर्गों के लिए समाज कल्याण एवं कौशल विकास की बात करते हैं, जो समाज में आर्थिक राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। एक तरह से ये क्या होते हैं ना कि समाज के अंदर ना असमानता नहीं आने देते और सबको इक्वल जस्टिस प्रदान करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अंदर ना ये भाग 4 के अंदर वर्णित है, मीन्स के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ये राज्य के नीति निर्देश भी होते हैं। ठीक है, सभी नागरिकों को जो है जीवन जीने के लिए मतलब पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सभी लोग एक समाज के अंदर रहते हैं तो उनको एक तरह से फूड प्रोवाइड कराना PDS सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे कि अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, जिससे कि लोगों को राशन मिलता है। तो समाज के अंदर ना गरीबी, इससे जो है भुखमरी का मतलब कि नाश हो सकता है और गरीबी मिटेगी, क्योंकि सभी लोगों को समान रूप से अनाज प्रोवाइड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन देना, कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको इक्वल वेतन मिलना चाहिए जितना कि वो काम कर रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, मीन्स के जो जितने 14 ईयर्स तक के बच्चे होंगे उनको शिक्षा ग्रहण करनी ही पड़ेगी, ये उनका राइट बन जाता है एक तरह से। ठीक है, फिर बात करते हैं सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करना। इसका एक मेन काम ये होता है कि सामाजिक आर्थिक असमानता को भी कम करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ ना मतलब कि तनाव और संतुलन की चुनौतियाँ भी आती हैं। जैसे कोविड-19 के अकॉर्डिंग, मतलब कोविड-19 के दौरान जो है देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग काफ़ी घर में रहे थे और ना हम क्वारंटीन के अंदर थे, हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिससे हमारा मतलब कि आर्टिकल 19 है वो सीमित हो गया था, मीन्स कि आवागमन की स्वतंत्रता होती है ना, वो काफ़ी सीमित हो गई थी। ये अपना इंडिविजुअल राइट के अंदर आता है।
फिर बात करते हैं आरक्षण नीति की, जो कि आर्टिकल 14 के अंदर आता है। इसमें ये है कि समानता का अधिकार है वैसे तो ये, लेकिन जो ऐतिहासिक रूप से मतलब कि पिछड़े वर्ग के समूह रहे हैं ना, उनको कुछ स्पेशल एक तरह से रिजर्वेशन मिलता है नौकरियों के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर और जितने भी अदर फील्ड्स वगैरह हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये एक इसको भी डिस्प्यूट रहा है इसके अंदर। फिर बात करते हैं आपातकाल में इसके इमरजेंसी की, आर्टिकल 19। ये जो है मतलब कि निलंबित राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, सामान्य हित हेतु। अब जो मतलब हमने पढ़ा है कि आवागमन की स्वतंत्रता होती है। फॉर एग्जांपल हमारी मतलब कंट्री के अंदर आपातकाल लगा हुआ है तो हम बाहर नहीं आ जा सकते, हमें घर में रहना होगा, हमें जितनी भी मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक तरह से सरकार के बातों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि बात करता है एलोबरेट द रोल ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन रिसोर्स एलोकेशंस। मीन्स कि जो प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंडर जितने भी संसाधनों का आवंटन होता है वो कैसे एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उसके अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन की। संपत्ति का अधिकार संसाधन आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक ना स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स जो होंगे वो निवेश और कुशल उपयोग के लिए मतलब कौशल को इंश्योर करते हैं। अगर हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग जो प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह होंगे ना, तो वो एक निवेश को ना इंश्योर करते हैं कि हाँ आप लोग निवेश कर सकते हैं। राइट, हमारे लॉ इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब कि इम्पैक्टफुल रोल जो है प्ले करते हैं इसके अंदर। भारत में प्रॉपर्टी राइट्स का एक तरह से विकास, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के लिए संसाधन आवंटन को प्रभावित करता है। जो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह है वो सामाजिक आवंटन मतलब कि समाज के अंदर संसाधन आवंटन होते हैं ना, उनको काफ़ी इम्पैक्टफुल प्ले करता है। अब बात करते हैं अपने जो भारत के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह है इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, मीन्स इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे रहा एक तरह से। सो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके मूल संविधान में आर्टिकल 31 के अंदर था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था 1950 के दौरान। फिर 1950 में क्या हुआ, 51 के अंदर सबसे पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिससे कि 31A जोड़ा गया। इसमें क्या होता है कि भूमि सुधारों के लिए राज्यों को शक्ति दी गई, जो मतलब कि लैंड रिफॉर्म्स होंगे ना उसके डेवलपमेंट के लिए राज्य है उनको शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, फिर आता है साल 1978। 1978 के अंदर होता है 44 मतलब अमेंडमेंट एक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट होता है, अमेंडमेंट होता है, जिसके वजह से संपत्ति का अधिकार था मतलब कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी था उसको मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट से हटाया गया और उसको आर्टिकल 300A के अंदर जो है एक तरह से हस्तांतरित किया गया। मीन्स कि उसको उसमें शिफ्ट कर दिया गया, जिससे कि ये संवैधानिक अधिकार में बदल गया, ना कि मौलिक अधिकार। टोटल हमारे 7 मतलब कि मौलिक अधिकार हुआ करते थे, बट करंट टाइम में 6 हैं। जो 31 वो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया इस टाइम पे। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स और रिसोर्स एलोकेशन में संबंध क्या है। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि व्यक्तिगत स्वामित्व और कुशल उपयोग। फॉर एग्जाम्पल भूमि, अगर भूमि किसी मतलब किसी पर्सन के पास भूमि होगी तो वह निवेश करेगा जिससे कि उत्पादकता बढ़ेगी और देश में जो है आर्थिक विकास पे काफ़ी एक तरह से प्रभाव पड़ेगा और वो ज़ोर शोर से उसका आर्थिक विकास होगा। ठीक है, अब राज्य का हस्तक्षेप 1978 में मतलब राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया गया था, जिससे कि छोटे किसान थे ना उनके पास भूमियाँ कम थी, तो जो मतलब कि बड़े ज़मींदार वगैरह हैं उनसे भूमियाँ लेकर उनको आवंटित करी गई थी। तो ये इसका एक इम्पैक्टफुल संबंध रहा है इन दोनों के बीच में। फिर अपनी सार्वजनिक परियोजना मीन्स का जो गवर्नमेंटल होती परियोजनाएँ होती हैं उनके अंदर रेलवे, रोड मतलब कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट करने के लिए सरकार जो है एक तरह से मतलब जो भूमि है उसका अधिग्रहण करती है। अधिग्रहण करने के बाद में फिर हम बात करते हैं अपने जो मतलब रेलवे, रोड वगैरह है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है सरकार जो है भूमि मतलब अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद में राज्य अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंदर उसके अकॉर्डिंग मतलब उसको कब्जे में लेती है और उसके बदले एक काफ़ी मतलब अच्छी धनराशि जो है किसी व्यक्ति को देती है, जो कि उस व्यक्ति का मतलब जिसकी वो भूमि होती है, और इससे जो मतलब कि मुआवजा मिलता है काफ़ी अच्छा होता है ताकि वह अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर सके। ठीक है, तो इसमें तो उनके बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन रहता है ये। अब फिर बात करते हैं हम अपनी चुनौतियाँ की, इसमें तो चुनौतियाँ क्या आती हैं। चुनौतियों के अंदर ये है इसके अंदर कि मुआवजे में कमी होती है। ठीक है, मुआवजे में कमी होती है इसके अंदर सबसे पहले कि मुआवजा टाइम पर नहीं मिल पाता लोगों को।
टाइम पे ना मिल पाने के कारण लोगों में एक हताशा रहती है कि हम अपनी भूमि क्यों छोड़ें, मतलब क्यों दें। एक अतिक्रमण होता है, मीन्स इंक्रोचमेंट होता है, जिसके द्वारा जो है भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है सरकार द्वारा, क्योंकि लोग जो है गैर कानूनी रूप से इस भूमि पर रहते हैं, जिससे कि उनका एक मालिकाना हक नहीं बन पाता। तो लोगों के बीच में एक ना सरकार के प्रति घृणा का भाव बन जाता है कि ये सब भूमि तो हमारी है, जो कि सरकार ने एक्वायर कर ली है। इसके समाधान भी है। समाधान इसका ये है कि नया सुधार होना चाहिए इसके अंदर, मीन्स की जो नीतिगत प्रावधान है वो होने चाहिए। लॉ मेकिंग होनी चाहिए इसके, जिससे कि जो है बेस्ट लॉ बन सके और लोगों को इंश्योर कर सके कि उनकी जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो काफ़ी बेस्ट है इंडिया के अंदर। ठीक है, जिसके नेक्स्ट सुधार थे वो हो चुके हैं। सो जितने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे अकॉर्डिंग वो मैंने इसमें डालने की पुटअप करने की कोशिश करी है। बाकी ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने चाहिए, समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी मतलब PDF चाहिए तो नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना नोट्स वगैरह। ठीक है, थैंक यू।